रात के करीब 3 बज रहे थे और सम्राट एक नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने नदी को घेर कर रखा हुआ था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक पानी था, जो धीमी रफ्तार के संग बहे जा रहा था। सम्राट के हाथ में एक मोबाइल का टॉर्च था, तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। सम्राट धीरे धीरे मोबाइल की टॉर्च को जलाकर नदी पार कर ही रहा था, तभी उसका मोबाइल फोन बजने लग जाता है। सम्राट ने फोन उठाते ही कहा, हाँ चंदा। मोबाइल की दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कहाँ तक पहुँचे आप जी? पास की नदी तक आ गया हूँ, फिर मैं सीधे तुम्हारे पास आता हूँ। फिर चंदा घबराई हुई आवाज में कहती है, क्या कहा कि नदी पार कर रहे हो आप? और नहीं तो क्या, तुम्हें तो पता ही है कि बदलापुर गांव से रहपुरा गांव जाने का एकमात्र रास्ता यही है, और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। फिर चंदा घबराते हुए सम्राट को जवाब देते हुए कहती है, आपको इतनी रात में नहीं आना चाहिए था, आपको कोठी पर ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पार वह घूमती है। सम्राट हैरानी के साथ पूछता है, वह कौन घूमती है? जिसके बाद चंदा घबराते हुए सम्राट को जवाब देते हुए कहती है, मतलब आपको सब पता है, फिर भी जानबूझकर पूछ रहे हो। आपको माँ जी ने बताया था ना कि नदी पार करते हुए उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह सच में आ जाती है। चंदा तुम भी ना, कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी सुना दी। सम्राट अपनी बात पूरी करता है, उसके पहले ही चंदा घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ जी, है काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए माफ कर देना। अब यह कभी उसका नाम नहीं लेंगे। क्या चंदा तुम भी ना, यक्षिणी कुछ नहीं होता, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई है और कुछ भी नहीं है। आप नहीं मानते तो मत मानिए, मैं तो मानती हूँ, और आप बस जल्दी आ जाइए। हाँ चंदा आता हूँ, नदी तो पार कर लूँ पहले। अच्छा मैं रखती हूँ। अरे ऐसे कैसे, तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ भूल रही हो? मैं भूल रही हूँ? क्या भूल रही हूँ? यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन यह याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। गलती हो गई जी, माफ कीजिएगा। आपकी फिक्र में मैं तो भूल ही गई थी। भूल गई थी ना तो उसकी सजा मिलेगी, तुम्हें सजा के लिए तैयार रहना होगा। अच्छा तो क्या सजा देंगे आप? सजा यह है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। चंदा ये सुनकर शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। ठीक है आ जाइए, मैं इंतजार करूंगी आपका जल्दी आना। और इतना कहकर चंदा फोन कट कर देती है और सम्राट वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी सम्राट ने 2-3 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। सम्राट को लगता है कि उसके पीछे कोई लड़की भागते हुए निकली है। पायल की आवाज सुनकर सम्राट जहां खड़ा होता था वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के उसे कुछ नहीं दिखाई देता। उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर सम्राट मन ही मन कहता है, यह चंदा भी ना यक्षिणी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया है। यही वहम मुझे डरा रहा है, और वैसे भी मैं खुद ही यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है। और इतना कहकर सम्राट वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। आगे बढ़ने पर सम्राट को एक काला साया दिखता है। काले साये को देखकर सम्राट के कदम अपने आप ही थम जाते हैं। साये को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सम्राट का ही इंतजार कर रहा था। काले साये के पास से पायल की आवाज और चमेली की फूलों की खुशबू आ रही थी।
सम्राट के हाथ पैर कांपने लग गए थे। सम्राट डरते हुए मन ही मन सोचता है, कहीं चंदा की बात सच तो नहीं थी, यह यक्षिणी ही तो नहीं है। सम्राट उस साये को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कि सम्राट ने डरते हुए कहा, कौन है वहाँ पर? लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा अब भी छाया हुआ था। सम्राट अपने मोबाइल की टॉर्च जला लेता है और उस साये पर डालता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साये पर पड़ती है तो सम्राट देखता है कि वो साया किसी और का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 23 से 24 साल और लंबाई लगभग 5 फीट 3 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए जो उसकी कमर तक आ रहे थे, उसका गोरा बदन और उसकी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदें को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहेगा। फिर वो लड़की अपने हाथ से सम्राट को इशारा करके अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर सम्राट ये भूल जाता है कि यक्षिणी जैसी कोई चीज भी होती है। सम्राट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। फिर सम्राट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की अपने चेहरे पर धीमी सी मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है, जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? फिर वो लड़की सम्राट की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे, उसे आज रात भर जगा कर रखना चाहते थे ना? क्या तुम मुझे रात भर नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था, जिसे देखकर सम्राट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया हो। और सम्राट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात कल रात जब तक तुम कहो तब तक जगा कर रखूंगा, कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। और इतना कहते हुए ही सम्राट उस लड़की को अपने सीने से लगा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी के रेत में निर्वस्त्र हो जाते हैं। दोनों की जिस्म की गर्मी से रेत उसके शरीर पर चिपक गई थी। लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और सम्राट ऊपर। सम्राट के माथे पे पसीने की बूंदें साफ जाहिर कर रही थीं कि वो थक चुका है और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली थी। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी बुझी ही नहीं थी। और तभी एकदम से सम्राट की नजर उस लड़की के शरीर पर पड़ती है। वो देखता है कि उस लड़की के बदन पर धीरे धीरे झुर्रियां आने लग गई थीं। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लगी थीं। उसके बाल काले की जगह सफेद हो गए थे। देखते ही देखते वह लड़की से अचानक बूढ़ी औरत में तब्दील हो गई। ये सब देखकर सम्राट की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था और वो घबराते हुए कहता है, कौन हो तुम? और वो बूढ़ी औरत में तब्दील हुई लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी तेरी मौत। यह सुनकर सम्राट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो झट से उसे दूर हटाने लगता है, मगर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रियतम? मेरी प्यास अभी तक बुझी नहीं है। तुम तो मुझे आज कल और हमेशा तक जगाना चाहते थे ना? क्या हुआ, थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? और जोर जोर से ये कहकर वो हंसने लगती है। सम्राट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। उसे यक्षिणी की आंखों में अपनी मौत दिखाई दे रही थी कि तभी यक्षिणी गुस्से में कहती है, वासना की प्यास में तू यह भूल गया कमीने कि तेरी पत्नी चंदा घर पर इंतजार कर रही है और तू यहाँ पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी एक स्त्री से प्यार नहीं कर सकते, तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं हो सकती। और इतना कहकर यक्षिणी अपने दोनों हाथ सम्राट के सीने पर रख देती है। यक्षिणी के लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह नुकीले थे, जिसे देखकर सम्राट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे।
जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। पर यक्षिणी उसकी एक नहीं सुनती और अपने हाथ सम्राट के सीने में घुसा देती है और जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। सम्राट के शरीर का खून नाखून के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लगता है और जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था वो वापस से जवान होते जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी। सम्राट का शरीर सूखकर सफेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं बची थी, पर उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। फिर यक्षिणी धीरे से अपना मुंह सम्राट के कान के पास ले जाती है और उससे कहती है, यही है यक्षिणी का बदला। और इतना कहकर यक्षिणी अपने खून से सने हाथ सम्राट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। और जैसे ही यक्षिणी अपने हाथ सम्राट के सीने से बाहर निकालती है, सम्राट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में सम्राट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पल यक्षिणी सम्राट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से बारिश की बूंदें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगी एक और हॉरर स्टोरी के साथ। धन्यवाद।